नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित। इससे पहले कल आप लोगों को जो लेक्चर दिया गया था, कल का लेक्चर जो पब्लिश किया था मैंने, वो था महादेवी वर्मा पर। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं और इन पर मैंने कहा था कि 4 दिन लगातार लेक्चर मिलेगा आप लोगों को। मेरे पास शाम से लगभग 20-25 लोगों का फ़ोन और मैसेज आ चुका कि सर आज का भी वीडियो पब्लिश कर दीजिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 26 दिसंबर को और केवल एक आज का निराला पर आधारित जो आपका वीडियो है उसे पब्लिश कर दीजिए। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। बाकी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। सप्ताह में या 10 दिन पर एक आध वीडियो पब्लिश की जाती है। तो चलिए आज का वीडियो पब्लिश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित कक्षा, छायावाद के महेश कहे जाने वाले। आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश पर चर्चा हम लोग लगातार 3 दिन करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो छायावाद के महेश पर बात करने जा रहे हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। और उसके बाद छायावाद के विष्णु पर कल चर्चा करेंगे, सुमित्रानंदन पंत जो हैं। फिर छायावाद के ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद की बात हम लोग परसों के लेक्चर में करेंगे। महादेवी वर्मा की बात कर चुके हैं। और फिर एक लेक्चर में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो छायावाद के अन्य कवियों की चर्चा करेंगे। तो आइए इस औढ़रदानी कवि की बात आज हम करते हैं। औढ़रदानी समझ रहे हैं किसे कहते हैं? औढ़रदानी बहुत अधिक दान देने वाला, औढ़रदानी। और ये औढ़रदानी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो भी नए लोग हैं चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करें तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। और यदि आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एक जानकारी और दे दें आपको, जीआईसी मेंस, जीआईसी प्रवक्ता मेंस की तैयारी हमारे यहाँ इस समय चल रही है। मेंस का बैच चल रहा है जिसमें कुल 40 प्रैक्टिस सेट देंगे। यदि आप भी नए हैं या आपके साथ जो भी लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, अगर उनका प्री हुआ है, वो मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए औढ़रदानी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका मूल नाम सूर्य कुमार है, कई जगह सूर्य कुमार की जगह सूर्य कुमार नाम दिया जाता है। तो चाहे विकल्प में आपको सूर्य कुमार मिले चाहे सूर्य कुमार मिले, कोई दिक्कत नहीं है। निराला जी का जो जीवन था वो बहुत ही अभावों, कष्टों, विपत्तियों से पीड़ित रहा है, लेकिन इन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। इनका केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, बल्कि कवि के रूप में भी इनका प्रबल विरोध हुआ है। प्रबल विरोध का कारण था उनकी मौलिकता, और मौलिकता के ही कारण आप देखेंगे कि प्रबल विरोध भी हुआ और परिस्थितियां भी कुछ साथ नहीं दे रही थी। और इन्होंने 1922 में समन्वय पत्रिका का संपादन संभाला। अब समन्वय पत्रिका के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि समन्वय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, पता है ना आप सभी लोगों को। भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं अगर बताई जाएं तो उन्हें आप लिख लें, और अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। समन्वय पत्रिका जो कि 1922 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे स्वामी माधवानंद। नहीं पता तो लिख लें, स्वामी माधवानंद। तो इसमें इन्होंने ये संपादक मंडल में शामिल हुए 1922 ईस्वी में और अपनी आर्थिक स्थितियों से, विपत्तियों से लड़ना प्रारंभ किया। फिर 1923 में मतवाला के संपादक में शामिल हुए। मतवाला पत्रिका आप देखेंगे
कि यह मतवाला पत्रिका जो 1923 में प्रारंभ हुई, इसके संस्थापक का नाम अगर कभी पूछा जाए, कॉपी पेन आपके पास है तो लिख लें, सेठ महादेव प्रसाद। इसके संपादक का नाम है, मतवाला पत्रिका के संस्थापक का नाम है महादेव प्रसाद। और इसके संपादकों में आप देखेंगे शिवपूजन सहाय हैं, नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मतवाला साप्ताहिक पत्रिका थी। यह भी समन्वयिक पत्रिका की तरह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। और एक पंक्ति यहीं पर लिखा है निराला ने कि अमीय गरल ससीकर रविकर, अमीय गरल ससीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। यह पत्रिका यह पंक्ति स्वयं निराला ने लिखा है मतवाला के लिए, ध्यान रखना। अमीय गरल ससीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन्हें गौर से आप सुने। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला जी ही माने जाते हैं, जबकि हिंदी के अलावा अगर ऐसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वच्छंद छंद का आविष्कार किसने किया, तो अमेरिकी साहित्यकार वाल्ट हिटमैन ने किया है। वाल्ट हिटमैन। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो निराला हैं। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता हिंदी में कौन है, तो निराला जी हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसके आविष्कारक कौन है, तो अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन हैं। ओज और औदात्य और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं निराला जी। नंदुलारे वाजपेयी ने उन्हें बौद्धिक उन्मेष का कवि कहा। रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा का साहित्यकार कहा। विशंभर मानव ने काव्य का देवता कहा निराला जी को। बच्चन सिंह ने निराला को क्रांतिकारी कवि कहा। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण निराला कहा। जबकि कुछ विद्वानों ने पौरुषेय कवि भी कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला की जो पहली कविता है वो है जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ। और प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है जो इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। बंग भाषा का उच्चारण नामक पहला निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा संशय है, वो संशय आपकी दूर कर दें, क्योंकि कई लोग पढ़ने लगते हैं कुछ अलग अलग पुस्तकें, वो कहते हैं सर ऐसा नहीं ऐसा मिल रहा है, तो वो संशय दूर कर दें। देखिए, निराला की पहली रचना को लेकर मतभेद है। कई साहित्यकारों ने अलग अलग माना है, जबकि स्वयं निराला ने कहा है कि हमारी पहली कविता है जूही की कली जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जबकि रामविलास शर्मा ने कहा कि निराला की पहली कविता है भारत माता की वंदना। भारत माता की वंदना। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना पहली कविता मानते हैं निराला की, भारत माता की वंदना। जबकि कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि जन्मभूमि निराला की पहली कविता है। जन्मभूमि निराला की पहली कविता है जो प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहां पर जो यह संशय है, यह संशय आपका दूर हो गया होगा। निराला ने स्वयं कहा कि जूही की कली हमारी पहली कविता है, जबकि रामविलास शर्मा ने कहा कि भारत माता की वंदना निराला की पहली कविता है।
कुछ आलोचक मानते हैं कि जन्मभूमि कविता निराला की पहली कविता है। निराला को औढ़रदानी, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, विशंभरनाथ उपाध्याय ने कहा है। किसने कहा है? तो यह भी आप ध्यान रखना कि विशंभरनाथ उपाध्याय ने कहा है। यहां पर एक चीज जो आपको मैं बता रहा था अभी प्रारंभ में, वहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, या थोड़ा सा लेकर आपको चलते हैं, वहां पर फिर आगे बढ़ते हैं। जहां पर मैंने समन्वय और मतवाला का बताया है आपको, यहीं पर एक चीज आपको और बता दें। 1922 में तो इन्होंने समन्वय पत्रिका के संपादन मंडल में काम किया, संपादक का काम किया। 1923 में मतवाला, लेकिन 1923 के बाद से 1930 तक ये बहुत ही इनका स्वास्थ्य खराब था। 1930 के बाद यह लखनऊ आए। जो लखनऊ वासी हैं उनको पता होगा आईटी चौराहे पर निराला नगर है। निराला नगर इन्हीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर है, निराला नगर। निराला जी की वहीं आईटी चौराहे पर देखेंगे तो प्रतिमा भी लगी हुई है, जो लखनऊ वासी हैं वो जानते होंगे। तो 1930 के बाद लखनऊ आए और गंगा पुस्तक माला का संपादन इन्होंने किया और सुधा में टिप्पणियां लिखने लगे। किस पत्रिका में? तो सुधा पत्रिका में टिप्पणियां लिखने लगे। तो यहां पर अब एक चीज ये आपके सामने स्पष्ट होगा कि सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। तो यहां पर आपको पता हो गया होगा कि सुधा पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता था। और कब से हुआ है सुधा पत्रिका का प्रकाशन? प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हो चुका था निराला के आने से पहले 1929 में। दुलारे लाल भार्गव ने प्रारंभ किया था सुधा मासिक पत्रिका। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो चीजें यहां पर आपको बताई जाए उन्हें आप जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर जब बात मैं सुधा की कर रहा हूं तो एक बात आपको यहां पर और क्लियर कर दें। जयशंकर प्रसाद की जो रचना कामायनी है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य इन्होंने कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही। और किस पत्रिका में कहा था? अगर बाय द वे पत्रिका का नाम कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना सुधा पत्रिका में ही इन्होंने कहा था। अब विकल्प में आपको वो दे सकते हैं कि समन्वय पत्रिका, सुधा पत्रिका, मतवाला पत्रिका और एक सरस्वती पत्रिका, तो इस तरीके का दे सकते हैं विकल्प में। लेकिन ध्यान रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य इसी सुधा पत्रिका में कहा था। तो यहां पर यह चीज छूट रहा था, ध्यान आया, मैंने कहा आप लोगों को बताते फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग रचनाओं पे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अनामिका, परिमल, ये क्रम के अनुसार मैंने दिया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। तो ये इनकी रचनाएं हैं। जब इन रचनाओं की बात होती है तो आप देखेंगे कि इनमें से परिमल बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमल महत्वपूर्ण क्यों है? उसका क्या कारण है? कारण यह है कि परिमल की भूमिका में, इस परिमल की भूमिका में इन्होंने क्या कहा है उस पर गौर करिए, और वह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमल की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधनों से छुटकारा पाना है, तो कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र इसी तरह कविता का भी हाल है। यह परिमल की भूमिका में कहा गया है। वहीं
गीतिका की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कौन सी रचना है जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है? तो इसे आप ध्यान रखना, गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और इसके अलावा इनका एक और है अपरा काव्य संग्रह, आपको पता होगा। अपरा के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया था। और जिस गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, इस गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। और गीतिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गीतिका का जो दूसरा संस्करण है, गीतिका का प्रकाशन 1936 में हुआ है, लेकिन इसका दूसरा संस्करण गीतिका का 1900 दूसरा संस्करण इसका नहीं आया था, सॉरी, दूसरा इसका नहीं है, गीतिका नहीं, अनामिका का आया था। हाँ, तो गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ अणिमा की अगर थोड़ी सी बात करें, थोड़ा संक्षेप में आपको बताते चल रहे हैं। अणिमा में भक्ति भाव से भरे गीत हैं। अणिमा में भक्ति भाव से भरे गीत हैं। तुम और मैं, इनकी जो कविता है, इसमें निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। वहीं पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रकाशन है। ये जो अणिमा है, जिस अणिमा की यहाँ बात कर रहे हैं, जिस अणिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति भाव से भरे गीत हैं, यह अणिमा, इस अणिमा काव्य संग्रह में 2 प्रकार की कविताओं का संकलन है। कौन कौन सी? तो छायावादी और प्रगतिवादी। छायावादी और प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किसमें है? तो अणिमा में है। इसलिए अणिमा भी महत्वपूर्ण, सबके बारे में नहीं बताना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां पर आपको बताते चलते हैं। बेला की अगर बात करें तो बेला काव्य संग्रह में निराला जी ने गजलों का प्रयोग किया है। वहीं नए पत्ते में दलितों की पीड़ा उठाया है, दलितों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल और गीतिका, ये 3 रचनाएं ऐसी हैं, कॉपी पेन आपके पास होगा, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर चीज़ों को लिख रहे होंगे या आपको पता होगा, तो जरूर इस पर गौर कर रहे होंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये तीनों छायावादी काव्य हैं। छायावादी काव्य पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना छायावादी है? तो छायावादी काव्य होगा अनामिका, परिमल, गीतिका। वहीं इनकी जो रचना है कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सब आप देखेंगे तो प्रगतिवादी काव्य हैं। जबकि अणिमा में आपने देखा कि छायावादी और प्रगतिवादी दोनों हैं। इनकी एक कविता है जो पूर्णतः प्रयोगवादी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, चूंकि यहाँ दाना है, चूंकि यहाँ दाना है। ये पूर्णतः प्रयोगवादी कविता है, पूर्णतः प्रयोगवादी कविता है। तो इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आगे बढ़ते हैं। निराला जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा पर बांग्ला भाषा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। संस्कृत शब्दों की अधिकता के कारण इनकी भाषा क्लिष्ट हो गई और इनकी भाषा में क्लिष्टता से चिढ़कर लोगों ने इन्हें आधुनिक केशव कहा। लोगों ने इन्हें आधुनिक केशव कहा। निराला ने अपने काव्य की रचना गीत शैली में की है और इन गीतों को 5 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे श्रृंगारिक गीत, विनय और प्रार्थना के गीत, राष्ट्रीय गीत, प्रगतिशील या सामाजिक गीत, प्रयोगात्मक गीत। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि निराला के गीत को इस प्रकार से बांटकर और इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब इसके बाद में निराला की शैली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि निराला की शैली में प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता और संगीतात्मकता जैसे गुण विद्यमान हैं। निराला की शैली में कैसे गुण विद्यमान हैं? तो प्रतीकात्मकता भी है, लाक्षणिकता भी है, चित्रात्मकता भी है, संगीतात्मकता भी है। ये सारे गुण निराला की शैली में विद्यमान हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि प्रेमचंद और निराला का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उन्होंने समझा कि जो भारतीय स्वाधीनता है, यह भारतीय स्वाधीनता इस समय के आंदोलन की धुरी है। इस समय के आंदोलन की धुरी है। निराला के काव्य में जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, इन सारे गुणों को अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अलग ही मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में। भले ही समग्र रूप से साहित्यकारों का मानना है कि निराला की शैली में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है, संगीतात्मकता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हैं, इतना तो नहीं है जितना प्रसाद और पंत में है, लेकिन अगर है तो वो बंग भाषा के प्रभाव के कारण है। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भाषाओं के रंग में देखा है। इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यहां पर जो लाक्षणिकता की बात है, छंद में जो बंधन की बात है, मुक्त छंद की बात जो निराला ने की है, उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं। ध्यान देना, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट की परीक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर की आप परीक्षा दे रहे हैं या यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो जो कथन बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करिए उस पर। तो जो लाक्षणिकता की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी अरुचिकर हैं। इसी से सम्राट एडवर्ड अष्टम की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्ण पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और बंगाल से प्रभाव तो मानते ही हैं, चाहे वो रहस्यवादी की बात हो, चाहे चित्रात्मकता की बात हो, चाहे प्रतीकात्मकता की बात हो। आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इन सब का प्रभाव कहां से है, तो बंगाल से है। आगे देखते हैं, निराला के काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है वह 3 प्रकार का है। और ये जो रहस्यवाद 3 प्रकार का है, चाहे जिज्ञासा की स्थिति हो, चाहे विरह की स्थिति हो, चाहे मिलन की स्थिति हो, हर स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, ये जितनी स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं वो सब बंगाल के प्रभाव से हैं। आलोचकों ने तो यहां तक कह डाला कि निराला के जो मुक्त छंद हैं वो मुक्त छंद रबड़ छंद हैं, केचुआ छंद हैं। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, छोटी छोटी परीक्षाओं में, कि किसके मुक्त छंद को रबड़ छंद कहा जाता है या किसके मुक्त छंद को केचुआ छंद कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न भी छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है।
बच्चन सिंह ने तो कहा है, यहाँ पर जो ये मुक्त छंद की हम लोग बात कर रहे हैं, स्वच्छंद रबड़ छंद की बात कर रहे हैं, केचुआ छंद की जो बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, बच्चन सिंह ने कहा है कि मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। जो मुक्त छंद है निराला जी का, यह मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद, किसी एक के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है यह मुक्त छंद। और उन्होंने कहा एक ओर इसका संबंध छंद मुक्ति से है, छंदों से मुक्ति पाने के लिए संबंध छंद मुक्ति से है, तो दूसरी ओर इसका संबंध विदेशी शासन की मुक्ति से है, विदेशी शासन की मुक्ति से है। किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें जो बताई जा रही हैं उन पर गौर करना है आपको। अब आते हैं इनकी कविताओं पर। कुछ कविताएं हैं, जैसे बांधो न नाव इस ठाव कविता, ये गीतात्मक है, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद में गंगा घाट के डलमऊ के पक्के पुल के गुंबद के नीचे बैठकर लिखा था। इस कविता के माध्यम से निराला जी वर्तमान की परिस्थिति के साथ एक चतुर, बुद्धिमान, तर्कशील महिला का चित्रण करने का प्रयास करते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव में। वहीं जूही की कली की बात करें तो जूही की कली कविता में नायिका जूही की कली है और नायक पवन है। यहां नायक पवन उसे वियोग में छोड़कर किस पर्वत पर जाता है? पता है आपको ना, मलयगिरी पर्वत पर चला जाता है और नायिका अपने प्रेमी के विरह में स्वप्न में खोई रहती है और सोचती है कब आएगा, मिलन कब होगा। नायक पवन को भी अपनी प्रेसी की याद आती है वहां मलयगिरी पर्वत पर, और प्रेसी से मिलने मलयगिरी से चल पड़ता है। लेकिन जब पवन पहुंचता है तो जूही की कली अपना शुद्ध बुद्ध खोकर पड़ी रहती है। पवन को लगता है कि उसके आने से नायिका को कोई हर्ष नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं हुई, और गुस्से में आ जाता है पवन और अपने झोंकों को तेज करता है, जिससे जूही के कली के कोमल तन पर आघात पहुंच लगता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और अपने प्रेमी को सामने देख हर्ष से उल्लासित हो उठती है। दोनों का मिलन हो जाता है और एक दूसरे के प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। यह है जूही की कली कविता। जागो फिर एक बार कविता में क्या है? तो उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। इसमें लगभग 20 महापुरुषों का उदाहरण देकर लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रगतिशील कविता जो कुकुरमुत्ता है, यह कविता एक प्रगतिशील कविता है जिसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा का और गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है। लेकिन रामविलास शर्मा ने माना कि नहीं, ऐसा नहीं है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह कविता पंत के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसमें निराला ने गुलाब का प्रतीक निराला ने गुलाब का प्रतीक पंत को माना है और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना है। यह किसने कहा है? तो यह रामविलास शर्मा जी का मानना है, रामविलास शर्मा का मानना है। इसे ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा ने और क्या कहा है जानते हैं? कहा है कि कुकुरमुत्ता में क्रांति की चेतना नहीं है बल्कि बचकाना विद्रोह है। रामविलास शर्मा ने कहा कि कुकुरमुत्ता में क्रांति की चेतना नहीं है बल्कि बचकाना विद्रोह है, बचकाना विद्रोह है। यह रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा का जो कथन है उस कथन को आपको ध्यान रखना है। यहीं पर जब पंत और निराला की बात आई तो एक चीज और आपको बता दें, बहुत ही आपको रोचक लगेगा। भाई देखिए, आलोचना तो होती ही है, चाहे जितना कोई अच्छा हो और चाहे जितना कोई बुरा हो। भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना तो होती ही है, यहां तक कि
लोगों की कामना नहीं पूरी होती है तो ईश्वर की आलोचना कर डालते हैं। तो आलोचना तो खैर सबकी होती है, आलोचना तो आदिकाल से आया है और अनंत तक चलता ही रहेगा। एक बार हुआ ये कि सुमित्रानंदन पंत ने निराला के मुक्त छंद का विरोध किया। जो निराला ने मुक्त छंद लिखा, उस मुक्त छंद का विरोध किया सुमित्रानंदन पंत ने। तो निराला ने कहा ठीक है, हम भी बदला लेंगे, और निराला ने पंत और पल्लव नामक लेख लिखा, जो सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी लखनऊ से ही। पंत और पल्लव नामक एक लेख लिखा और उसमें आरोप लगाया पंत पर कि रविंद्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की चोरी सुमित्रानंदन पंत ने की है। यह आरोप लगाया। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह आरोप लगाया। तो मुझे लगता है कि यह समझ में आपके आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जूही की कली जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ और आपको बता दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। जूही की कली पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जूही की कली कविता पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। निराला की कविता जूही की कली में ही छंद का बंधन टूट गया। निराला की कविता जूही की कली में ही छंद का बंधन टूट गया। छंद के बंधन को तोड़कर उन्होंने उस मध्य युगीन मनोवृत्ति पर प्रहार किया जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एक बार फिर से गौर से सुन ले। निराला की कविता जूही की कली में ही छंद का बंधन टूट गया। छंद के बंधन को तोड़कर उन्होंने उस समय या उस मध्य युगीन मनोवृत्ति पर प्रहार किया जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके मुक्त छंद के बारे में बताया, और किस कविता में यह हुआ है उसके बारे में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया। वैसे जानकी वल्लभ शास्त्री भी मानते हैं। लिख लीजिए, जब कथन आपको बता ही रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो एक कथन और लिख लें आप, जानकी वल्लभ शास्त्री का। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका एक कथन लिख लें। इन्होंने कहा है कि निराला ओजस्वी छंद लिखते हैं। निराला ओजस्वी छंद लिखते हैं, माइकल और मिल्टन से भी आगे बढ़ते दिख पड़ते हैं। माइकल और मिल्टन से भी आगे बढ़ते दिख पड़ते हैं। ये लिख लीजिए, माइकल और मिल्टन से तुलना किसने किया है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि निराला ओजस्वी छंद लिखते हैं और किससे आगे बढ़ते दिख पड़ते हैं, तो माइकल और मिल्टन से। यानी माइकल और मिल्टन से तुलना किसने की है निराला की? तो आप लिख लें, जानकी वल्लभ शास्त्री ने की है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो कथन मैंने आपको लिखा दिया। अब आते हैं यहां पर सरोज स्मृति में। सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। यह कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था। यह भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है सरोज स्मृति के बारे में। वैसे मलयज ने कहा है इस सरोज स्मृति के बारे में। मलयज का एक बहुत ही प्रमुख कथन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। मलयज ने कहा है कि सरोज सिर्फ पुत्री नहीं, अपितु कवि के रचना सामर्थ्य को ललकारने वाला यह यथार्थ भी है जिससे कवि लड़ा है और हारा है।
सरोज कवि का सबसे बड़ा दर्द और मन गढ़ी हुई फांस है। सबसे अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरोज कवि का सबसे बड़ा दर्द और मन गढ़ी हुई फांस है। किसने कहा है? मलयज ने कहा है इस सरोज स्मृति के बारे में। और बाकी तो मैंने निराला के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताया कि निराला को किसने क्या कहा है। ध्यान रखना, छायावाद में अगर कभी पूछा जाए आपसे कि छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो निराला को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत निराला को ही कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि निराला ने दुखमय जीवन पर ही सारी चीजें लिखी हैं। भाई राम की शक्ति पूजा भी इनका आप देखिए, लेकिन ज्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं वो आप देखेंगे कि राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई हैं। भगीरथ मिश्र ने कहा है, भगीरथ मिश्र ने कहा है, क्या कहा है भगीरथ मिश्र ने? आप गौर करिए। रात में किसी ने फोन किया था और कहा था सर कि जो महत्वपूर्ण है वही कराइए। वैसे 18-20 रचनाओं का संकलन आपको दिया जाता है, तो जो एकदम महत्वपूर्ण होता है वही कराया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करा रहा हूँ आपको। आप देख रहे हैं अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई कोई भी ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। भगीरथ मिश्र ने कहा है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। भगीरथ मिश्र ने कहा कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। किसने कहा है? तो भगीरथ मिश्र ने कहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीयता की बात आई तो मैं आपको बता दूं, प्रभाकर माचवे ने भी इस राष्ट्रीयता पर कहा है कि निराला की कविता में राष्ट्रीय भावधारा प्रत्यक्ष माइक्रोफोनी या प्रचारात्मक, ध्वजवादी या नारावादी कविता बनकर नहीं आई है। प्रभाकर माचवे ने कहा कि निराला की कविता में राष्ट्रीय भावधारा कोई प्रत्यक्ष माइक्रोफोनी, प्रचारात्मक या ध्वजवादी या नारावादी कविता बनकर नहीं आई है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के उसके उथल पुथल के बहुत सूक्ष्म और प्रत्यक्ष प्रभाव सूत्र निराला की रचना में विद्यमान है। तो जिस तरीके से भगीरथ मिश्र ने कहा है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है, उसी तरीके से प्रभाकर माचवे ने भी कहा है कि निराला की कविता में राष्ट्रीय भावधारा कोई प्रत्यक्ष माइक्रोफोनी, प्रचारात्मक, ध्वजवादी या नारावादी कविता बनकर नहीं आई है, बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में जो उथल पुथल है उसी के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष प्रभाव सूत्र निराला की कविता में आई है और निराला की कविता में वही विद्यमान है। निराला के प्रथम वसंत का गीत कौन है? तो सरोज है। निराला में प्रेम निरूपण का भी भाव देखने को मिलेगा। एक बार भी यदि अनजान के अंतर से उठ आ जाती तुम, मैं न कभी कुछ कहता, बस तुम्हें देखता रहता। तो प्रेम निरूपण भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। निराला की दृष्टि में नारी पूजनीय है। उसका दृढ़ विश्वास है कि यदि विदेशी शक्ति को पराजित करना है तो राम के समान शक्ति संचय करना होगा, तभी सीता के समान स्वतंत्रता देवी का उद्धार संभव है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो राम की शक्ति पूजा इनकी रचना है उसमें राम जो शक्ति का संचय करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सीता के लिए करते हैं, सीता को बचाने के लिए, सीता को स्वतंत्र करने के लिए करते हैं। और सीता हमारे यहाँ स्वतंत्रता देवी के रूप में यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में दिखाया गया है कि हमको स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, ब्रिटिशों से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं राम की शक्ति पूजा में। और इसीलिए धनंजय वर्मा ने कहा है, राम की शक्ति पूजा पर धनंजय वर्मा ने कहा है, क्या कहा है धनंजय वर्मा ने? धनंजय वर्मा ने कहा कि राम की शक्ति पूजा महाकाव्यों की शैली पर किया गया
एक नूतन प्रयोग है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्यों की शैली पर किया गया एक नूतन प्रयोग है, यह धनंजय वर्मा ने कहा है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि जो भी चीजें यहां पर आपको बताई जाए उसे ध्यान रखें। राम की शक्ति पूजा के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट उदात्त चित्रण अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में भी नहीं। यह बच्चन सिंह ने कहा है कि राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट उदात्त चित्र अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में भी नहीं। और वाजपेयी जी, नंदुलारे वाजपेयी जी तो और भी महान है। उन्होंने राम की शक्ति पूजा के बारे में जो उसमें हनुमान का रूप है, हनुमान का जो ऊर्ध्वागमन है, ऊर्ध्वागमन की जो सार्थकता है, उसको नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि यह तो वायलेट की विशेषता है। वायलेट की रचना में जो विशेषता रहती है वही दिखा दिया गया है, यह नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि यहां पर जो विभीषण का परामर्श है, वो विभीषण परामर्श कैसे देते हैं? कहते हैं विभीषण का परामर्श वैसा ही है जैसा आज के किसी नेता का अर्थहीन ओजस्वी भाषण। बच्चन सिंह ने कहा कि राम की शक्ति पूजा में विभीषण का परामर्श वैसा ही है जैसा आज के किसी नेता का अर्थहीन ओजस्वी भाषण। और आगे उन्होंने कहा है बच्चन सिंह ने कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इस तरीके से जो राम की शक्ति पूजा का अंत होता है, उन्होंने कहा कि यह समापन एक ओर दार्शनिक है तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक। उसकी आत्मनिष्ठा जितनी अभिजातीय है उतनी ही आधुनिक, यह बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है। बाकी आगे देखते हैं। रस निरूपण के बारे में निराला जी ने खुद कहा है। रस निरूपण के बारे में क्या कहा है? रस निरूपण के बारे में उन्होंने कहा कि 9 रसों को समझाने और उनके यथार्थ रूप में दर्शाने की शक्ति जिसमें जितनी अधिक है वह उतना ही बड़ा कवि है। यह रस निरूपण के बारे में स्वयं निराला जी ने कहा है। निराला जी की जो कविता है तोड़ती पत्थर, वो तोड़ती पत्थर कविता आर्थिक विषमता की रचना है। उसमें एक आर्थिक विषमता की रचना है तोड़ती पत्थर। वही जो भिक्षुक कविता है, वो भिक्षुक कविता आप देखेंगे कि राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। नए पत्ते में दलितों की पीड़ा का चित्रण किया गया, जो मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया। वेला में उन्होंने गजलों का प्रयोग किया, और शायद परिमल में मैंने वहीं पर आपको बताया है कि रामविलास शर्मा ने कहा है, मैंने शायद बताया है या नहीं बताया याद नहीं आ रहा है, चलिए फिर से आपको बता देते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि परिमल का कवि वेदना का कवि होकर नहीं रह जाता, वह प्रेम और सौंदर्य का कवि हो जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि परिमल का कवि वेदना का कवि होकर नहीं रह जाता, वह प्रेम और सौंदर्य का कवि हो जाता है। तो शायद अगर बताया हो मैंने, अच्छी बात है, और अगर नहीं बताया है कोई बात नहीं, यहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा, आप रिवीजन ही समझ लें उसको। गौरीशंकर चतुर्वेदी ने कहा कि निराला का उद्देश्य भी तुलसीदास के समान मंगला नाम ही है। यह गौरीशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा है। गौरीशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा है कि निराला का उद्देश्य भी तुलसी के समान, तुलसीदास के समान मंगला नाम ही। अगर यह कथन आ जाता है, यकीन मानिए अगर आपने नहीं पढ़ा है और विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा देंगे, क्योंकि तुलसीदास की जैसी बात आती है लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, गौरीशंकर चतुर्वेदी ने कहा है। वैसे तुलसीदास रचना भी किया है निराला जी ने तुलसीदास रचना भी की है।
तुलसीदास निराला ने कविता भी लिखा है, और जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो कविता पढ़ी भी होगी। निराला की कविता जो तुलसीदास है उसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और बहुत ही अच्छी कविता है निराला की। निराला की जो कविता तुलसीदास है वो बहुत अच्छी कविता है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने उस कविता को पढ़ा भी होगा, तुलसीदास कविता को। यहीं पर थोड़ा सा आपको बता दें तुलसीदास को, यानी तुलसीदास कविता को, तुलसीदास रचना को राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण कहा जाता है। मान लिया कि कभी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखना कि राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण किस कविता को कहा जाता है, तो तुलसीदास कविता को कहा जाता है। वैसे तुलसीदास जो कवि हैं, उन तुलसीदास का अध्ययन मनन उस समय से निराला जी ने प्रारंभ कर दिया था जिस समय वो समन्वय पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल हुए थे। कब? तो 1922 में। और 1922 में ही जब वो समन्वय पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने एक लेख लिखा था तुलसीदास पर, और पहला लेख तुलसीदास पर उनका जो प्रकाशित हुआ था वो समन्वय पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। खैर बाद में तो 5-7 लेख उन्होंने लिखा है। तो यहां पर मैंने आपको तुलसीदास के बारे में बता दिया। रामविलास शर्मा ने कहा है कि अर्थाभाव, अतृप्ति काम विषय, सामाजिक परिस्थितियों ने निराला की प्रकृति को विद्रोही बना दिया, यह रामविलास शर्मा ने कहा है। अब इसके बाद निराला के काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सौंदर्य भावना, मानवतावादी भावना, देश प्रेम की भावना, प्रकृति का सजीव चित्रण, निराशा का भाव, नारी महत्ता का वर्णन, रस निरूपण, विद्रोह का भाव, प्रतीक योजना, अलंकार योजना, छंद योजना, ये सारी चीज निराला के काव्य का भाव आपको मिलेगा, जिसमें अंत वाला जो है ये बताने योग्य है, प्रतीक योजना। देखिए, निराला की भाषा का एक बड़ा गुण है प्रतीकों की योजना। निराला ने प्रकृति से अन्यान्य प्रतीक चुने हैं, बहुत सारे प्रतीक चुने हैं, जैसे जूही की कली। जूही की कली जो कविता अभी मैंने विस्तृत में बात की आप लोगों से, उसके बारे में मैंने आपको जूही की कली के बारे में बताया कि नायक कौन है, नायिका कौन है। तो इसमें सलज्ज नवोढ़ा वधू का चित्र अंकित करके उसके हृदय रूपी भावों की भी अनियंत मनोरम व्यंजना की है इस प्रतीक योजना के माध्यम से निराला जी ने। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वो, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिलोल। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे प्रतीक का प्रयोग किया है। इसीलिए इसी प्रतीक योजना पर एक रामविलास शर्मा ने कहा है, उनका कथन याद आता है रामविलास शर्मा का, जिन्होंने इस प्रतीक योजना पर कहा है कि यहाँ निसंदेह नवयुवक कविता मनोरमा सौंदर्य स्वप्न अंकित है। जो जूही की कली के बारे में, जूही की कली की जो प्रतीक है, उस कविता के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा कि यहाँ निसंदेह नवयुवक कविता मनोरमा सौंदर्य स्वप्न अंकित है। अलंकार योजना की अगर हम बात करें तो निराला की रचनाओं में उपमा अलंकार आपको मिलेगा, अनुप्रास भी मिलेगा, उत्प्रेक्षा भी मिलेगा, रूपक भी मिलेगा, मानवीयकरण भी मिलेगा। आप देखेंगे तो ये सारे अलंकार आपको मिलेंगे। वहीं छंद योजना की अगर बात करें तो छंद योजना में आप देखेंगे कि नवीन छंदों के प्रयोग की दृष्टि से निराला जी का योगदान सर्व स्वीकृत मुक्त छंदों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। निराला के मुक्तक छंदों का प्रवर्तन, निराला ने ये जो मुक्त छंद थे, इन मुक्तक छंदों का प्रवर्तन करके पर्याप्त सफलता हासिल की है। संध्या सुंदरी का सौंदर्य आप देखेंगे कि दिवस का
दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो छंद योजना भी आपको देखने को मिलेगा। गीतिका के गीतों में आप देखेंगे कि धाये धरा धर धावन है, गगन गगन गाजे छावन है। तो इस तरीके से तुकांतता का भी प्रयोग आपको मिलेगा। तो ये सब छंद योजनाएं हैं। तो मैंने आपको विस्तृत यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बताया। अब अगर आप ये वीडियो पब्लिश है, आप हमारे बैच में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी कल अपने पेड मेंबर्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, जिसमें छायावादी जो और कवि हैं, ब्रह्मा विष्णु की बात करेंगे हम लोग, ब्रह्मा या विष्णु किसी एक की बात करेंगे। और आज रात में 9 बजे लाइव कक्षा में महादेवी वर्मा पर और निराला पर लाइव कक्षा होगी। लाइव कक्षा में आप लोग जरूर रहें। इसके अलावा मटेरियल आपको कैसा लगा, जो आपको वीडियो दिया जा रहा है, जो तथ्य दिया जा रहा है, वो कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।